हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट। और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट में जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमें किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके लिए क्या रूल्स लगेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब एटम में जो ऑर्बिट हैं, ऑर्बिटल्स हैं, सबसेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कुछ रूल्स के अनुसार लिखा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स लगेंगे इसमें। लेकिन हमें इससे पहले हमें समझना होगा कि ऑर्बिट क्या है, सबसेल क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है। तो पहले मैं इनको बताऊंगा, फिर रूल्स, फिर एक लास्ट में एक सिंपल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो सबसे पहले हम एक एक करके ये समझते हैं कि पहला आते हैं ऑर्बिट्स, कक्षा। तो हमने पढ़ा है बोर थ्योरी में कि सर्कुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, इन रिवॉल्व्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब है कि इट इज सर्कुलर टू डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय के लिए रहता है, ज्यादा समय घूमता रहता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक प्लेनर टू डायमेंशनल सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय रहता है, वहीं पर घूमता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार द्विविमीय भाग जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। मतलब हम ये कहें कि ये है न्यूक्लियस, तो ये इस तरह से एक सर्कुलर, ठीक है, ये देख रहे हैं टू डायमेंशनल सर्कुलर जो पाथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो उसे बोला गया है k ऑर्बिट, n = 2 है तो l ऑर्बिट, 3 है तो m ऑर्बिट, n 4 है तो n ऑर्बिट। इस तरह से नेम दिए गए। अब हम आते हैं कि इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। n1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n2 रखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n3 रखेंगे तो 18 आएंगे, n4 रखेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और अगर आप इन ऑर्बिट्स की एनर्जी देखेंगे तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हम ये कहें कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वैल्यू ऑफ n, n ज्यादा तो ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब n1 से ज्यादा n2 की, n2 से ज्यादा n3, n4, इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं एनर्जी लेवल्स। तो समझ गए ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक सर्कुलर पाथ जो टू डायमेंशनल होता है, जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम समय के लिए रहता है, उसी में घूमता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। समझ गए। तो आप इसका ये डायग्राम बना दें। अब हम आते हैं सबसेल्स। ओके, तो देखो सबसेल्स क्या है। सबसेल्स मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल विद एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी। मतलब है कि लगभग बिल्कुल समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं, उन कक्षकों के समूह को ही क्या बोलते हैं, सबसेल। समझ गए ना। इस तरह से कि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी इज कॉल्ड सबसेल्स। समान ऊर्जा के कक्षकों का समूह ही उपकोष कहलाता है। मतलब हम ये कहें कि जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट इज द ग्रुप ऑफ सबसेल्स। एक ही ऑर्बिट में एक सबसेल हो सकता है, एक से ज्यादा सबसेल्स हो सकते हैं। वो दो कैसे, आपको अगर नंबर ऑफ सबसेल
सबसेल्स इन ऑर्बिट में निकालना है कि एक ऑर्बिट में कितने सबसेल्स हो सकते हैं, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जो भी n की वैल्यू है उसके n-1 तक जाएंगे। कैसे? जैसे n1 है फर्स्ट ऑर्बिट, तो l की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि 1 से नीचे 0 ही होगा, तो s सबसेल। n अगर 2 रखेंगे तो l की वैल्यू 0 और 1 आएगी, मतलब 2 से 1 नीचे तक जाना है इंटीग्रल नंबर में, तो 0 और 1 मतलब s और p। n3 रखें अगर तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2, इस तरह से आपको देखेंगे कि इस तरह से l मतलब हो गया कि थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें 3 सबसेल है s p d, और फोर्थ में आओगे तो 0 1 2 3 तक, 4 तक नहीं जाना, केवल एक नीचे पीछे तक जाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि s p d और f इस तरह से 4 सबसेल्स होंगे। ये ध्यान रखना है कि s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l जो होता है 2, और f के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या रखनी है, आपको क्या लेनी है 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिट में एक सबसेल भी है और एक से ज्यादा सबसेल्स हैं। अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि सबसेल्स में कितने होंगे, तो 2l + 1 × 2 कर दें। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह से अगर p1 रखोगे तो 6 आएंगे, d अगर लेंगे 2 रखेंगे तो 10, और f के लिए आप देखेंगे 14, मतलब इस तरह से f में 14 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, से p में 6 इलेक्ट्रॉन और s में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब आता है कि आपको इन सबसेल्स की एनर्जी पता लगानी हो, रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रखें कि एनर्जी ऑफ सबसेल, किसी भी उपकोष की जो ऊर्जा है उसका जो क्रम कैसे पता लगाओगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला है एनर्जी या ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n + l, मतलब n + l जिसके लिए ज्यादा उस सबसेल या उपकोष के लिए एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बता रहा हूं मैं, जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी भी 2 सबसेल्स के लिए n + l सेम आ जाए तो ध्यान रखें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा। जैसे देखो 2s और 3s है, n + l निकालेंगे 2 + 0 तो 2, 3 + 0 तो 3, तो इसका मतलब 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 3s की। अब मान लो 3d और 4p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n + l 3d के लिए निकालोगे तो ये आएगा 5, और 4p के लिए भी कितना आएगा 5, क्योंकि p के लिए 1 और 4, ठीक इसे 3 और d के लिए 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए सेम n + l वैल्यूज हैं। तो मैंने कहा है जहां n ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब है कि 4p की एनर्जी 3d से ज्यादा होगी। समझ गए ना? तो इस तरह से आप किसी भी सबसेल की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी। इसको आप लिख लें। अब मान लो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उनके सबसेल्स की एनर्जी क्या होगी, तो ये नोट करके विशेष ध्यान रखें। समझ गए ना कि फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपने जो बोथ थ्योरी में पढ़े हैं, मतलब He+, सॉरी Be, ठीक है, और He और ये हो गया Li2+, Be3+, इस तरह से जितना एटॉमिक नंबर है उससे आप क्या करें, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ें, बाकी सब निकाल। तो इनके लिए ये ध्यान रखें कि फर्स्ट s इससे ज्यादा है 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, फिर इसी तरह से 3s 3p 3d इनकी एनर्जी, 4s इससे ज्यादा 4s, लेकिन 4s 4p 4d और 4f इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एक ही मेजर एनर्जी लेवल ऑर्बिट के अगर सबसेल्स हैं तो उनकी एनर्जी सेम होगी। ये केवल किसके लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो इस तरह से मैंने आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी बता दी, उसकी एनर्जी का ऑर्डर बता दिया और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये है सबसेल्स के बारे में, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। ओके, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, कि ऑर्बिटल्स क्या है। तो देखो ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90% या इससे भी ऊपर होती है। मतलब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम
समय के लिए रहता है, जहां उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, पाए जाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम होती है, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। समझ गए ना कि the three-dimensional real space around the nucleus where probability of finding of electron is maximum is called orbital। जबकि ऑर्बिट में आपने देखा था कि टू डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस था, जबकि ये रियल स्पेस है। मतलब है कि जैसे हम ये कहें न्यूक्लियस है, तो इस तरह का एक ये सर्कुलर बेल्ट अगर हम फर्स्ट एस के लिए कहें, 2s को इस तरह का जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा सामने रहेगा, तो वो कहलाता है क्या? ऑर्बिटल। अब आता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबसेल्स में कितने होंगे, तो वो होता है 2l+1। l 0 रखोगे तो s एक ऑर्बिटल, p में आप देख रहे हैं कि 1 है तो 3 ऑर्बिटल, d में है 5 ऑर्बिटल और f में है 7 ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर्स में भी हम देख चुके हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें से एक क्लॉकवाइज और एक क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछता है कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप तुरंत लिख देंगे कि 10 होंगे। वो ऐसा नहीं है। d सबसेल्स पूछे तो 10 होगा। अगर आपसे कहा गया d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 है, f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो भी 2 है, फर्स्ट s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो भी 2 है। तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आता है शेप, तो μl 0 तो m0 1 ऑर्बिटल और इसके लिए μl, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका मतलब है उसकी 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होगा और इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है और इसीलिए जितने भी s हैं वो सब के सब जो हैं गोलाकार अर्थात सर्कुलर इस तरह से होते हैं। p में आते हैं तो हम जानते हैं कि μl h/2 म्यू ये जो है ना म्यू l l+1 के अनुसार √2h/2 आएगा और n की 3 वैल्यूज हैं अर्थात 3 ऑर्बिटल्स हैं p सबसेल में और इनके शेप डंबल शेप होते हैं जो px py और pz में ओरिएंटेड होते हैं। तो इनको याद रखना है, अलग-अलग भी बना सकते हैं और इस तरह से तीनों एक्सिस लेकर एक साथ बना लें। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो n की वैल्यू आप देखेंगे 5, इसका मतलब है d ऑर्बिटल में 5 और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं और इसका भी अपना एक μl है अर्थात इसमें भी इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन करेंगे और इस तरह से जो d है उसमें 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरह ओरिएंटेड होते हैं, d(x², y²) मतलब दोनों x और y में ओरिएंटेड हैं। जो दो ये डबल डंबल्ड होता है, द्विपालित है, dz² में एक ही एक्सिस में दोनों ऑर्बिटल्स हैं। dxy का मतलब है कि दो डंबल x और y के बीच में इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। ठीक इसी तरह से आपको कहा जाए dyz तो आप y और z बना लें और इस तरह से एक्सिस के बीच में 45 की डिग्री में बना दें और इस तरह से ये हो जाएगा dxz तो ये अगर x है तो ये z है, तो इस तरह से बना, मतलब 3 जो ऑर्बिटल्स d हैं वो ओरिएंटेड बिटवीन एक्सिस और 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस में होते हैं। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स का शेप होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सबसेल, ग्रुप ऑफ सबसेल इज कॉल्ड ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसेल की एनर्जी जैसी ही होती है। फिर वो स्प्लिटिंग में अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह से एक डीजनरेट सबसेल में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो आप ऑर्बिटल्स के बारे में समझ गए होंगे, तो आप इसे बना लें। अब हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट्स में जो है कितने कितने सबसेल्स और ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो देखो ये लिखा है मैंने टोटल सबसेल्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है n1 है तो उसमें एक ही सबसेल आएगा s, तो हम लिखेंगे 1s। अब हम सेकेंड ऑर्बिट में जाएं तो n2 होता है, लेकिन जब n2 होगा तो उससे पहले n1 भी होगी, तो पहले फर्स्ट s होगी, फिर 2 में चूंकि s और p दोनों हो सकते हैं तो पहले आप लिखेंगे फर्स्ट s, फिर लिखेंगे 2s और 2p। क्यों? क्योंकि n2 में 2 सबसेल्स। थर्ड ऑर्बिट में जाएं तो थर्ड ऑर्बिट से पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगी, फिर थर्ड ऑर्बिट आएगी तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट s, फिर 2s और 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3s, 3p और 3d तीन और जो है सबसेल्स होंगी। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट में जाएं तो फोर्थ का मतलब है कि उसके अंदर पहले 3 ऑर्बिट्स इस तरह से होंगी, तो फर्स्ट s आएगी पहले, फिर 2s और 2p, 3s, 3p, 3d आएगी, ठीक इसे 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरह से फोर्थ जो ऑर्बिट है उसमें चारों सबसेल्स होंगे, लेकिन इनके
इलेक्ट्रॉनों के भरने का कि कौन पहले भर जाएगी कौन बाद में, हम इसे एक रूल में समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि एनर्जी ऑर्डर देखें। एनर्जी ऑर्डर में सब सेल फर्स्ट है, n+l से ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर देखें तो फर्स्ट है। इसी तरह आप देख रहे हैं n+l की n ये है और l मैं पहले बता चुका हूं, s के लिए l 0 है, ठीक है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3। तो n+l वैल्यूज निकालना, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ही आपने 5s तक निकाल ली। अब ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया है कि जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो एनर्जी में कम होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबसेल्स हैं और उनका n+l वैल्यू सेम आती है तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ देखें तो पहले फर्स्ट s आ जाएगा, सबसे कम एनर्जी, मतलब n+l वैल्यू सबसे कम है तो सबसे कम एनर्जी पे 2s 3s 3p। अब यहाँ 4s और 3d